हेलो एवरीवन। पिछले टर्न पे हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि कैसे किसी फिगर का, प्लेन फिगर का एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिराइव कर सकते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन, टेकिंग अ स्मॉल एलिमेंट एंड देन इंटीग्रेटिंग इट। तो पिछले टर्न में हम लोगों ने रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट BD³/12 और रेक्टेंगल का बेस के अबाउट BD³/3 ये प्रूव कर दिया था यूजिंग इंटीग्रेशन। तो चलिए उसी इंटीग्रेशन कंसेप्ट को आगे अप्लाई करते हैं सर्कल के केस में। तो टॉपिक हमारा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कल अबाउट इट्स डायमीटर और सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया और इसकी एक सेंट्रोइडल एक्सिस इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दी। आप इसको x का नाम दे सकते हैं। ये सेंटर है, सर्कल का सेंटर ही उसका सेंट्रॉइड होता है, तो ये इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस होगी। चूंकि ये सेंटर से गुजरा तो डायमीटर भी है, इसलिए हमने डायमीटर भी लिख दिया। अब यहां पर हमें जरूरत शायद इस एक्सिस की भी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इस एक्सिस को हम लोग y मान लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। दिस बोथ आर द सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब चाहे x कह लें, इसको डबल y भी कह सकते हैं आप, चाहे x कर लें चाहे y कर लें, दोनों के दोनों डायमीटर्स भी हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस भी है। तो और चूंकि सर्कल का फिगर कुछ इस तरीके से है कि x के अबाउट जो निकलेगा वही y के अबाउट भी निकलेगा, यानी कि क्योंकि दोनों सेम है, वो रिजल्ट हमने पहले भी बताया था। लेकिन उसको इंटीग्रेशन की सहायता से हमें डिराइव करना है। तो हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। तो एलिमेंट यहां पर हम स्पेशल तरीके से ले रहे हैं। दो रेडियल लाइंस को इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेडियस की लाइंस है, रेडियल लाइंस कहते हैं इनको। और एक छोटा सा एलिमेंट इसके बीच में हम इस तरीके से कंसीडर कर ले रहे हैं। देखिए, दो टाइप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक तो होते हैं आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जिनको हम नॉर्मली x और y कहते हैं, और एक और होते हैं दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। और पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं r और थीटा के टर्म्स में। मींस कोई सर्कुलर पार्ट है, उसका रेडियस r और एंगल थीटा। तो यहां पर हम जो ये डिराइव कर रहे हैं, यहां पर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में डिराइव नहीं करेंगे, हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में डिराइव करेंगे, दैट इज r और थीटा। मीन्स कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ टू टाइप, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, इस तरीके से होते हैं। तो यहां पर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे r और थीटा को। मान के चलते हैं कि पूरे सर्कल का जो रेडियस है दैट इज r। ओके, चूंकि ये हमने एलिमेंट कुछ इस तरीके से लिया है कि ये भी एक सर्कुलर पार्ट होगा। अगर हम इसको कंप्लीट करें, ये आर्क की तरह ट्रीट अगर हम कंप्लीट करें तो इसका ये भी एक सर्कल बन सकता है। और ये जो यहां पर पार्ट है, इसको भी कंप्लीट करेंगे तो ये भी सर्कल बन सकता है। तो इसका मतलब है ये एक सर्कल का एक पार्ट है। तो ये एज्यूमिंग दैट अगर ये कंप्लीट सर्कल होगा तो इसका भी एक रेडियस होगा। मान के चलते हैं ये रेडियस को हम लोग ले लेते हैं स्मॉल r, दिस इज स्मॉल r। और क्योंकि r की ही डायरेक्शन में है तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं दैट इज dr। ओके, तो इसमें से हमें ये तो पता चल गया कि अब ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है और इस एलिमेंट का एरिया हम लोग dA मान सकते हैं, विच ऑब्वियसली विल बी टेंडिंग टू 0। तो इस एलिमेंट की पोजीशन डिफाइन करनी। एक तो अगर हम इस एलिमेंट की पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, जैसे अगर यहां पर हम पॉइंट एज्यूम कर लेते तो ये इसका x कोऑर्डिनेट हो जाता है, ये y कोऑर्डिनेट हो जाता है। लेकिन हमें यहां पर पोलर कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में चलना है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा। तो एक प्रकार से इस एलिमेंट की पोजीशन रेडियली तो पता चल गई, इट इज एट अ पोजीशन स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसकी एंगुलर पोजीशन, क्योंकि थीटा इज द एंगुलर पोजीशन, अब एंगुलर पोजीशन इसी रेफरेंस एक्सिस से हम मेजर करेंगे, क्योंकि हमें इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो इसी से मेजर करना है। तो यहां से हम लोग एंगल इसको लिख ले रहे हैं दैट इज थीटा, यानी कि इस एलिमेंट की इस एक्स एक्सिस से एंगुलर पोजीशन दैट इज थीटा। और क्योंकि थीटा की ही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, थीटा की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए ये जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डी थीटा, दिस विल बी डी थीटा। ओके, तो इसका मतलब है इस छोटे से एलिमेंट की हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। इट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स इज r, स्मॉल r, एंड इट्स पोलर कोऑर्डिनेट इज थीटा। बिकॉज दिस एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, सो ऑब्वियसली इट्स ऑल साइज विल बी वेरी स्मॉल, इसीलिए ये एलिमेंट dr ही होगा, क्योंकि वैसे भी r के डायरेक्शन dr होगा। और चूंकि एलिमेंट स्मॉल है तो सेंटर पे जो ये एंगल सबटेंड करेगा, बनाएगा, दैट इज डी थीटा। चूंकि थीटा के अलॉन्ग ही है, इसलिए इसको हमने डी थीटा लिया है। अब इस एलिमेंट को आप अलग से कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका हमें एरिया किसी तरीके से डिफाइन कर देना है, एरिया किसी तरीके से डिफाइन कर देना है तभी हम, और वो एरिया होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ r एंड इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब चूंकि ये सर्कुलर पार्ट है, आप देखिएगा ध्यान से, चूंकि ये सर्कुलर पार्ट है यहां पर, और अगर हम इसको सेंटर पर इस तरीके से देखते हैं, मान लेते हैं, तो मान के चलते हैं ये जो लेंथ है, मान के चलते ये लेंथ है आपकी dl, ये जो लेंथ है दैट इज dl। और चूंकि ये रेडियस हमारे पास r है, ये d थीटा है, यानी कि दिस
डी एल विल बी इक्वल्स, क्योंकि आर्क की तरह बन रहा है आर्क, और आर्क की लेंथ रेडियस इंटू एंगल होता है, यानी कि दिस विल बी इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा। यानी कि जो हमने ये एलिमेंट लिया है, इसका एक साइड हमें, ये वाला साइड हमें मिल गया है, एंड दिस साइड, ये वाला साइड हमें मिल गया है, एंड दिस साइड इज आर डी थीटा। ये जो साइड हमें मिल गया है दैट इज आर डी थीटा। अब इस छोटे से एलिमेंट को हम रेक्टेंगल की तरह ट्रीट करेंगे, भले वो थोड़ा कर्व है, मुड़ा हुआ है, लेकिन जब एलिमेंट बहुत छोटा होता है तो आप इसको रेक्टेंगल एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर ये आर डी थीटा होगा तो ये वाला साइज भी होगा दैट इज आर डी थीटा, बिकॉज इट इज ये साइड और ये साइड सेम रहेंगे, तो ये एक साइड तो हमें मिल गया। क्योंकि हमें जो भी एलिमेंट लेना है उसको इंटीग्रेट करना है, दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। आपको एक्स और वाई नहीं लेना है, आपको कोशिश करना है कि किसी तरीके से रेडियस और थीटा के टर्म्स में आए, क्योंकि हम इंटीग्रेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और यही हमारी रेफरेंस एक्सिस है, क्योंकि इसी के अबाउट हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसीलिए यहीं से मेजरमेंट कर रहे हैं, यहीं से एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हैं। कहीं और से भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि इसी के अबाउट निकालना है इसलिए हम यहां से एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। तो एक साइड तो पता चल गया, अब इसको हमने रेक्टेंगल एज्यूम किया है, तो एक साइड तो पता, और दूसरा साइड हमारे पास पहले से ही है दैट इज डी आर, एंड दिस इज ऑल्सो डी आर। इसका मतलब है कि इस छोटे से एलिमेंट का जो एरिया होगा डी ए, दैट कैन बी सिंपली रिटन एज आर डी थीटा इंटू डी आर, क्योंकि एक साइड आर डी थीटा होगा, दूसरा डी आर हो गया। ओके, अब इस एलिमेंट को हम फिर दोबारा देखते हैं, दोबारा स्टडी करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये एलिमेंट आपके पास इस तरीके से है। ओके, यहां पर हम थोड़ा सा इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये डायमीटर भी है, सेंट्रोइडल एक्सिस भी है और एक्सिस भी है। तो अब ये एलिमेंट है, मान के चलते हैं इस एलिमेंट की जो पोजीशन है, क्योंकि इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही आपको मेजर करना है, तो इस एलिमेंट की जो पोजीशन है, लेट दिस बी वाई, इसको वाई मान लेते हैं। और यहां से यहां तक जो ये लेंथ है, इट कैन बी स्मॉल आर। वैसे तो आप सोचेंगे कि रेडियस तो यहां तक था, क्योंकि जब हमने एलिमेंट लिया था यहां तक आर था, तो हम ये थोड़ा सा एक्सटेंड करके ले रहे हैं, चूंकि ये लेंथ हमारे पास डी आर थी, तो ये जो यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ तो आर है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो डी आर बाई 2 या उस तरीके से होगी, लेकिन वो चूंकि इतनी छोटी है तो हम इसको ऑलमोस्ट यहां से यहां तक पूरा आर ही लिख सकते हैं, और ये वाई होगा। और ये जो एंगुलर मेजरमेंट है दैट इज थीटा। हम फिर से बना दे रहे हैं, यहां पर इस तरीके से सिचुएशन थी। ओके, ये रेडियस यहां से आर था, ये डी आर था, यहां से यहां तक आर था, दिस वाज डी आर, दिस एंगल वाज थीटा एंड दिस एंगल वाज डी थीटा। अब बात है कि जहां पर ये एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है उसकी वहां तक की पोजीशन थीटा थी, लेकिन हम तो यहां पर इसके सेंट्रॉइड के आसपास ले रहे हैं, तो सेंट्रॉइड के आसपास ले रहे हैं तो थीटा से थोड़ा एंगल बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो एंगल बहुत छोटा है डी थीटा, तो अगर उसका हाफ भी लेंगे तो थीटा प्लस डी थीटा बाई 2 होगा, लेकिन वो इतना स्मॉल है तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमने आर से थोड़ा बढ़ के है, थीटा से थोड़ा बढ़ के है, लेकिन वो इतना बढ़ के है कि वो नेग्लिजिबल है, इसीलिए हमने आर और थीटा लिया। अब ये जो वाई है, चूंकि हमारे पास एलिमेंट था, इस एलिमेंट की पोजीशन भी आपको पता होनी चाहिए कि वाई तो ठीक है, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में हमें ये पोजीशन इसकी पता होनी चाहिए, लेकिन ये जो वाई है ये तो फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, इसको हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है। तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। तो इसका मतलब है यहां से वाई की वैल्यू हो जाएगी दैट इज आर साइन थीटा। ओके, इस तरीके से है। अच्छा, अब फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस थी, डायमीटर। ओके, ये एलिमेंट हमने इस तरीके से बना लिया। अच्छा, अब इस एलिमेंट, अभी वैसे तो ये सर्कल का पार्ट है, सर्कल आप इस तरीके से सोच सकते हैं, इस तरीके से। ओके, अब ये छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया। अब छोटे से एलिमेंट को हम यहां से, ये इस तरीके से सिचुएशन थी। ओके, अब इस छोटे से एलिमेंट की पोजीशन हमको पता चल गया और एरिया पता चल गया। इसकी जो पोजीशन है इस एक्स एक्सिस से दैट इज वाई, और एरिया है, तो इसका मतलब इस एक्स एक्सिस के अबाउट जो इसका छोटा सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज डी आई एक्स एक्स विल बी इक्वल्स टू, इसका एरिया क्या था डी ए, और इसकी एक्स एक्सिस से या फिर सेंट्रोइडल एक्सिस से या डायमीटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज वाई, तो डी ए इंटू वाई का स्क्वायर। तो डी ए जो हमारा था वो था आर डी थीटा डी आर, और वाई था आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा डी आई एक्स एक्स विल बी इक्वल्स टू आर, और आर यहां से आर स्क्वायर मिलेगा, यहां से आर, यानी कि हो जाएगा दैट इज आर क्यूब। ओके, फिर आर क्यूब के साथ हम डी आर इस तरीके से लिख लेते हैं, उसका एलिमेंट इनटू, अब यहां से देखिए साइन थीटा का स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा।
अब इस तरीके से हमें छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेफरेंस एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस या डायमीटर सेंट्रोल एक्सिस पर कुछ इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि दो वेरिएबल्स हैं, वन इज स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉल आर भी फिक्स नहीं है, थीटा भी फिक्स नहीं है, और वैसे भी इनके साथ इनका डिफरेंशियल छोटा सा एलिमेंट पार्ट लिखा हुआ दैट इज डी आर और डी थीटा, यानी कि यहां पर सिंगल इंटीग्रेशन नहीं होगा, यहां पर डबल इंटीग्रेशन होगा। वन विल बी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर एंड अदर विल बी इन टर्म्स ऑफ थीटा, और उनकी लिमिट्स हमारे लिए जानना जरूरी है। ओके, अब लिमिट्स की बात करते हैं लिमिट्स को एक बार फिर से देखते हैं। तो ये हमारे पास टर्म इस तरीके से मिल गया। चलिए अब लिमिट्स की बात करते हैं, तो फिर से हम डायग्राम को ड्रॉ कर दे रहे हैं। मान के चलते हैं इस तरीके से सिचुएशन की, समझना, ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। ओके, ये एलिमेंट था हमारे पास इस तरीके से, और ये पोजीशन थी थीटा, और दिस पोजीशन वाज आर। बस अभी इतना ही लिख रहे हैं। और ये हमारी रेफरेंस एक्सिस थी एक्स एक्स, और ये वाई वाई आप मान सकते हैं। इसके अबाउट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब ये देखिए, इस छोटे से एलिमेंट से ही हमें पूरा सर्कल बनाना है, यानी कि छोटे से एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देना है पूरा। लेकिन अब यहां पर डबल इंटीग्रेशन हो रहा है, वन इज इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड अदर वन इज इन टर्म्स ऑफ आर। अब इसको देखना है कि क्योंकि अब इस एलिमेंट से हमें पूरा सर्कल बनाना है, तो ये डिपेंड करेगा थीटा पर या आर पर। अगर इस एलिमेंट को थोड़ा सा हम नीचे ले लें, मतलब थोड़ा सा इधर ले लें, तो थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। और आपको चूंकि रेफरेंस एक्सिस यहीं से, तो यहीं से मेजर करना है। तो इसका मतलब है इस एलिमेंट को आपको यहां से लेकर पूरा रन कराना है, तभी ये एलिमेंट पूरा इस तरीके से कवर होगा, पूरे सर्कल को जनरेट कर देगा। इसका मतलब है अगर हम बात करें कि ये एलिमेंट सबसे मिनिमम पोजीशन पे यहां से, क्योंकि यहीं से थीटा का मेजरमेंट शुरू हुआ, तो मिनिमम पोजीशन यहां पर होगी। मिनिमम पोजीशन जब यहां पर आएगी तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब ये पूरा घूमेगा इस तरीके से, उसका घूमना भी जरूरी, क्योंकि पहले अगर वो सिर्फ यहां तक घूमेगा वाई तक, तो ये सिर्फ 1/4 पार्ट कवर करेगा। फिर आगे घूमेगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट को भी कवर कर लेगा, आधा सर्कल सेमी सर्कल मींस। और फिर उसके बाद जो है फिर ये थर्ड पार्ट को कवर करके, यानी कि इस छोटे से एलिमेंट का पूरा कवर होना जरूरी है, तभी वो पूरे सर्कल को जनरेट करेगा। इसका मतलब है अगर हम देखें तो ये एलिमेंट यहां से स्टार्ट होकर घूम के वापस आएगा, यानी कि थीटा की जो लिमिट होगी दैट विल बी 0 to 2π, 0 से 2π तक इसकी लिमिट जाएगी। ओके, अब स्मॉल आर की बात करते हैं। अब स्मॉल आर की, क्योंकि ये एलिमेंट, चलिए अगर ये एलिमेंट यहां पर इस तरीके से पूरा घूम गया, तो ये सिर्फ जितनी इसकी थिकनेस है डी आर, उतने पे ही कवर करेगा। लेकिन वो तो ठीक है, एक सर्कल तो उसने बना लिया, लेकिन पूरे एरिया को कैसे कवर करेगा, तो उसके लिए हमें आर होगा। इसका मतलब है ये एलिमेंट हमने यहां लिया, अगर इस एलिमेंट को थोड़ा सा अंदर लेते तो आर की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती। इस एलिमेंट को बिल्कुल एकदम अंदर सेंटर पर ले लेते तो स्मॉल आर की वैल्यू 0, और बिल्कुल उसको बाउंड्री पर ले लेते तो स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज कैपिटल आर के बराबर हो जाती। यानी कि इस एलिमेंट को यहां से लेकर यहां तक पूरा रन कराना है, तभी ये पूरे सर्कल को कवर करेगा। थीटा एंगल ने तो एक सर्कुलर मेजरमेंट किया, ये जो डी आर थिकनेस की जो स्ट्रिप ये बनेगी, इसको कवर करेगा, तो यानी कि लेकिन सिर्फ इतना कवर करेगा। लेकिन जब हम रेडियस को और थीटा को दोनों को साथ साथ रन कराएंगे तो पूरा सर्कल हमारा कवर हो जाएगा, क्योंकि पूरा एरिया कवर होना चाहिए। यानी कि आर, स्मॉल आर का जो लिमिट होगी दैट विल बी 0 to कैपिटल आर। तो हमारे पास पिछले टर्म पे जो सिचुएशन थी दैट वाज डी आई एक्सेस, जो हमने फॉर्मूला बनाया था, दैट इज आर क्यूब इंटू डी आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि आई एक्स एक्स जो इसका पूरा होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। आपको ध्यान देना है कि दो वेरिएबल हैं, स्मॉल आर और थीटा, दोनों फिक्स नहीं, क्योंकि ये चेंज हो रहे हैं, आर भी चेंज हो रहा है, थीटा भी चेंज हो रहा है, और डबल इंटीग्रेशन है, इसीलिए एक वेरिएबल है उसको अलग ले लेंगे, दूसरे वेरिएबल को अलग ले लेंगे, उनको प्रॉपर्ली अपने लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे। यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर कैपिटल आर, और ये हो जाएगा 0 से 2π। आपको डिग्री के फॉर्म में नहीं लेना है, आपको रेडियन के फॉर्म में लेना है स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में। ओके, तो यानी कि इसकी वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास, और आर क्यूब का इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा r4/4 एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to कैपिटल आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, 0 से 2π, नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2θ/2 इंटू डी थीटा। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें वैल्यू हम इनपुट कर सकते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा, इट इज इक्वल टू, हमारे पास इस तरीके से था, मैं फिर से यहां पर लिख दे रहा हूं, दैट इज इक्वल टू r4/4, ये हमारे पास वैल्यू थी, दैट वाज r4/4 एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to r इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम
0 to 2 pi, ओके, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। अब इसको हम आगे देखते हैं। तो ये था इस तरीके से R4/4। जब हम इसको पुट करेंगे, तो 1/4 कॉमन ले लेते हैं इंटू, और फर्स्ट लिमिट हो जाएगी दैट इज R4 माइनस 0 इंटू, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। पहले इसको हाफ लिखेंगे इंटू, ओके, हाफ मतलब 2 बाहर ले लिया, और 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो गया, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to 2 pi, ओके, सिंपल। तो ये हो जाएगा R4/4 इंटू 1/2 इंटू, अब हम इसमें लिमिट लगाते हैं। पहले 2 पाई डालेंगे, जब 2 पाई डालेंगे तो ये तो 2 पाई हो जाएगा, ओके, सीधे 2 पाई डालेंगे। फिर जब हम इसमें 2 पाई डालेंगे, दिस इज साइन 2 इंटू 2 पाई, साइन 4 पाई, और जितने भी साइन n पाई होते हैं सब 0 होते हैं, यानी कि साइन n पाई, n की कोई भी वैल्यूज हो सकती है, यानी कि n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। यानी कि साइन अगर n की 0 रखेंगे तो साइन 0 0, 1 रखेंगे तो साइन 1 पाई यानी कि साइन पाई वो भी 0, साइन 2 पाई भी 0, साइन 3 पाई भी 0, साइन 4 पाई भी 0। तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो 2 इंटू 2 पाई साइन 4 पाई हो तो वो 0, तो 0/2 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया फर्स्ट लिमिट। माइनस जब हम सेकंड लिमिट पर पुट करेंगे 0, अब 0 थीटा पुट कर तो 0 ही होगा, और साइन 0 0, यानी कि इधर रिजल्ट, ये भी रिजल्ट 0 ही रहेगा। यानी कुल मिला के जो सिंपलेस्ट हमारा आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड द रिजल्ट विल बी पाई R4 डिवाइडेड बाई 4, ओके। अगर हम इसको डायमीटर के टर्म्स में चेंज करना चाहते हैं तो रेडियस, अब हमें पता है रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है, यानी कि d/2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि द रिजल्ट विल बी पाई d की पावर 4 डिवाइडेड बाई 64। ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, ओके, क्योंकि d4 होगा 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 4 64। तो इस तरीके से हम लोगों ने सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव कर लिया उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस या डायमीटर के अबाउट। चलिए आगे देखते हैं। अब बात थोड़ा सर्कल की कंटिन्यू करते हैं। अगर हम सर्कल का मान के चलो, ये है इस तरीके सर्कल है, अगर ये इसकी वाई एक्सिस होती, जैसे ये और ये हमने इस एक्सिस के अबाउट डिराइव किया, एक्स एक्स के अबाउट वाई वाई, ये दोनों की दोनों सेंट्रोइडल है, यानी कि ये भी सेंट्रोइडल है और ये भी सेंट्रोइडल है इस तरीके से। अब चूंकि सर्कल बिल्कुल सिमेट्रिकल है, चाहे वो एक्स के अबाउट देखें चाहे वाई के अबाउट देखें, बिल्कुल फिगर एक जैसा लगेगा। इसका मतलब है कि अगर हम एक्स के अबाउट रिजल्ट देखें या वाई के अबाउट रिजल्ट देखें, बोथ रिजल्ट विल बी पाई d4/64, ओके, इस तरीके से हमारा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। चलिए सर्कल का तो हमने डिराइव कर लिया, अब ट्रायंगल का डिराइव करके देखते हैं। ट्रायंगल का डिराइव करके देखते हैं कि हाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगल इज bh3/36 अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, ओके। तो हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल का केस। ट्रायंगल देख रहे हैं, अब ट्रायंगल देख रहे हैं तो ट्रायंगल के केस में आप ये समझ सकते हैं कि पहले ट्रायंगल, एक जनरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि राइट ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, ऐसा लगेगा कि राइट ट्रायंगल के लिए हो रहा है, जनरल ट्रायंगल के लिए नहीं, स्केलेन ट्रायंगल के लिए। अब इसका बेस हम b मान लेते हैं और इसकी हाइट को हम लोग यहां पर h ड्रॉ कर लेते हैं, ओके, इस तरीके से। फिर अब इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ड्रॉ करना है तो हम इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। दिस विल बी सेंट्रोइडल एक्सिस, ये इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस होगी, मान के चलो इसको हमने g डैश नाम दिया, ये सेंट्रोइडल एक्सिस होगी, हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस। और हमें पता है कि ट्रायंगल का सेंट्रोइड 1/3 हाइट पर होता है। ये नहीं सोचना है कि सिर्फ राइट ट्रायंगल के लिए 1/3 होता है, किसी भी ट्रायंगल के लिए बेस से जो उसकी सेंट्रोइड की जो पोजीशन होगी, ये बेस है, बेस से जो उसकी पोजीशन होगी दैट विल बी ऑलवेज h/3, और कोने से जो उसकी पोजीशन होगी वो 2/3 डिस्टेंस पर होगी, दैट इज 2h/3, ओके। यानी कि हमें इस एक्सिस के अबाउट मेजर करना है। अब एक एलिमेंट लेना है, तो चलिए एक एलिमेंट लेते हैं स्ट्रिप के फॉर्म में, इस तरीके से, जैसे रेक्टेंगल में लिया था यहां पर भी हम स्ट्रिप के फॉर्म में ले सकते हैं। चूंकि ये रेफरेंस एक्सिस है, इसी के अबाउट हमें मेजर करना है, तो यहीं से y का, जिसके अबाउट निकालना है वहीं से y मेजर करना है। तो मान लेते हैं, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस है इसीलिए हम लोग y कह रहे हैं, तो इस एक्सिस से इसकी जो परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस विल बी y, और y के अलोंग ही ये जो थिकनेस होगी दैट थिकनेस विल बी इक्वल्स टू dy, ओके। अब इसका एरिया हमें डिफाइन करना है। अब रेक्टेंगल के केस में तो रेक्टेंगल बिल्कुल यूनिफॉर्म था, बिल्कुल बराबर चल रहा था इस तरीके से, रेक्टेंगल यूनिफॉर्म था, तो इसमें जो बी था वो थ्रू आउट सेम था, लेकिन ट्रायंगल तो टेपरिंग है, ऐसे कम होता जा रहा है। तो यानी कि इसका जो शेप होगा, अगर हम इसका छोटे से एलिमेंट का शेप देखें तो वो कुछ इस तरीके से है,
अब इस क्योंकि एक साइड तो चलिए ये जो वैसे तो आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, ये भी थोड़ा इंक्लाइंड है, लेकिन वो चूंकि इतना छोटा है, इस इंक्लाइंड लेंथ या इस लेंथ को हम लोग मतलब इस ट्रेपेजियम शेप को हम रेक्टेंगल की तरह भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो हाइट थी दैट वाज dy, यहां पर हमने लिखा है, तो इसको तो हम लोग dy मान लेंगे। अब ये लेंथ और ये लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इतना कम उसकी थिकनेस है तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम ये इसको रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये साइड पता होना चाहिए वाला। अब ये बी तो है नहीं, तो इसके लिए हम सिमिलर ट्रायंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब है क्योंकि इस तरीके से ये इस तरीके से ये है, हमें पता है कि ये लेंथ दिस लेंथ इज बी। ओके, अच्छा, इस लेंथ को थोड़ी देर के लिए हम लोग ए मान लेते हैं, लेट दिस लेंथ बी ए। तो इसका मतलब है ये लेंथ हमारे पास हो जाएगी दैट इज ए। अब इस ए को हमें राइट लिखना है इन टर्म्स ऑफ बी, क्योंकि हमारे पास जो गिवन डाटा होते हैं वो होते हैं बी और एच, यही गिवन डाटा है, इन्हीं के टर्म्स में हमें चीजों को लिखना है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो हमें ए को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बी, क्योंकि अन्यथा ए तो वेरिएबल है। ए इसलिए वेरिएबल है क्योंकि ये एलिमेंट थोड़ा ऊपर लेते तो ए की वैल्यू कम हो जाती, और वाई भी वेरिएबल है। कहीं ना कहीं हमें फिगर देख के पता चलता है कि वेरिएबल्स कौन से, एक वाई तो वेरिएबल है ये, क्योंकि एलिमेंट को हमने एक जनरल पोजीशन पे लिया है, इस एलिमेंट को थोड़ा ऊपर लेते हैं तो वाई वेरिएबल हो जाता है, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर जब वाई चेंज होगा तो ए भी चेंज होगा, क्योंकि एलिमेंट जब ऊपर जाएगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, एलिमेंट थोड़ा नीचे जाएगा तो उसका साइज बड़ा होगा, वाई कम होगा ए बढ़ेगा, मतलब कुछ इस तरीके से। लेकिन चेंज हो रहा है यानी कि वेरिएबल है, तो वेरिएबल बढ़ जाएंगे, इसीलिए हम लोग यहां पर जो है इस ए को इन टर्म्स ऑफ नोन टर्म्स में लिखेंगे और ये एच। और यहां पर हम लोग सर्कल की तरह पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल अपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को ही यूज करेंगे। ओके, अच्छा, अब ये ए हो गया, ये हो गया ए। अब यहां से अब ये वाला ट्रायंगल मींस ये हमारे पास जो एक ट्रायंगल है और ये बड़ा ट्रायंगल, आपस में दोनों लोग सिमिलर हैं। जब दोनों लोग सिमिलर होंगे तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, तो अगर इसके साइड ए है तो उसी जैसा इसका साइड बी होगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ए अपॉन बी। ओके, ए अपॉन बी। अब इस ट्रायंगल की हाइट हमें पता होनी चाहिए, यहां से यहां तक कितनी हाइट होगी। अच्छा, अब ये बताइए कि यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक हाइट, ये टोटल हाइट हमारे पास है y, ये टोटल हाइट हमारे पास y है, और ये यहां से यहां तक 2h/3 है। तो अगर हमें ये वाली हाइट चाहिए तो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस y प्लस h/3 है। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी, यानी कि फ्रॉम हियर टू हियर, लेट दिस डिस्टेंस बी z। तो z को हम अलग से इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, z विल बी इक्वल्स टू, यहां से यहां तक की हमें हाइट पता करनी है, यहां से यहां तक ये जो पूरा है दैट इज y प्लस h/3, और ये पता करना, ये पूरी हाइट हो जाएगी h माइनस y प्लस h/3, यानी कि h माइनस h/3, यानी कि ये हो जाएगा 2h/3 माइनस y। या फिर हम ऐसे भी देख सकते थे यहां पर, ये तो हमने निकाल लिया कि पूरी हाइट में से ये जो पूरी हाइट h थी उसमें से ये y और h/3 माइनस करके हमने ये वैल्यू निकाल ली 2h/3। या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे, क्योंकि हमें यहां से यहां तक हमें पता है दिस हाइट इज 2h/3, तो इसमें से सीधे y माइनस कर देते तब भी ये वाली हाइट निकल सकती थी, यानी कि z की निकल सकती थी, यानी कि z इज 2h/3 माइनस y, यानी कि इट विल बी इक्वल्स टू 2h/3 माइनस y। ओके, तो इस ट्रायंगल का साइड z है, तो इसी जैसा पूरे ट्रायंगल का साइड दैट इज h होगा, क्योंकि जब हम साइड्स को प्रोपोर्शनल करते हैं तो जैसे इसका साइड लिया a तो इसी जैसा बड़े ट्रायंगल का साइड लिया b, अगर इसका साइड z ले रहे हैं तो उसी जैसा बड़े ट्रायंगल का साइड h लेंगे, तो ये हो गया। और जो भी आपके नए टर्म्स आ रहे हैं, जैसे नया टर्म a आ रहा है, नया टर्म z आ रहा है, चूंकि ये भी चेंज होंगे तो इनको नोन टर्म्स में लिखना जरूरी है, इसलिए हम लोग इस तरीके से करें। और वेरिएबल को आपको एक ही रखना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, और इसीलिए हम सबको y के टर्म्स में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो यानी कि दिस a, ये जो हमारे पास a हो जाएगा, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं a की वैल्यू हो जाएगी ये b/h इंटू 2h/3, a इज इक्वल टू b/h इंटू 2h/3 माइनस y। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, तो अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास a साइड आ गया इस तरीके से। अब इसका मतलब है हम इसका एरिया डिफाइन कर लेते हैं। अब इसका एरिया हमारे पास इस तरीके से था, छोटे से एलिमेंट का एरिया, दिस साइड वाज a एंड दिस साइड वाज dy, यानी कि इसका जो एरिया हम डिफाइन कर लेते हैं दैट इज dA। a की वैल्यू जो हमारे पास थी दैट वाज b/h इंटू 2h/3 माइनस y, और दूसरा साइड हमारे पास था दैट इज dy। ओके, अब ये छोटा सा फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से सिचुएशन थी हमारे पास।
ओके, ये रेफरेंस एक्सिस थी जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दैट इज जी जी डैश। ये छोटा सा एलिमेंट था जिसका एरिया हमने डिफाइन कर लिया, और ये जो पोजीशन थी दैट पोजीशन वाज y, दिस पोजीशन वाज y एंड दिस डिस्टेंस वाज 2h/3, क्योंकि अब हमें लिमिट्स का ध्यान रखना है इसीलिए हम लोग फिर से इसको देख रहे हैं, दैट इज h/3। अब इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज DIGG डैश, दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास हो जाएगा दैट इज B/h इंटू 2h/3 माइनस y इंटू dy इंटू वाई स्क्वायर। ओके, इस तरीके से सिचुएशन थी, एरिया इंटू वाई का स्क्वायर। इसको यदि हम प्रॉपरली लिखना चाहते हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको प्रॉपरली लिखना चाहते हैं तो ये dy पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा B/h इंटू इस, और ये हो जाएगा आपका 2h/3 माइनस y को जब हम y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2h/3 y स्क्वायर माइनस y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा y क्यूब इंटू डी वाई। थोड़ा मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। एरिया का हमारे पास ऊपर था एरिया, क्योंकि एरिया का था स्मॉल a इंटू डी वाई, स्मॉल a की वैल्यू हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल से ये निकाली, साथ में डी वाई लिखा, तो एरिया की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और डी वाई तो डी वाई है ही है यहाँ पर, और एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, एरिया तो ये वाई का स्क्वायर यहाँ पर लिख लिया था। फिर B/h अलग से लिखा। अब चूंकि इंटीग्रेट करना है तो y के एलिमेंट को पीछे लेना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन को देखो कि ये ब्रैकेट है और इसमें y इन्वॉल्व है, इसलिए y स्क्वायर से हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब इसका मतलब है कि यदि हम पूरे फिगर का, इस पूरे ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं दैट इज IGG डैश, तो इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि B/h तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा 2h/3 y स्क्वायर माइनस y क्यूब इंटू डी वाई। अब लिमिट्स हमें ध्यान रखना है, यही रेफरेंस एक्सिस, यहीं से मेजर करना है। इसका मतलब है कि अब इस पूरे इस स्ट्रिप से पूरा ट्रायंगल हमें जनरेट कर देना है। तो अगर ये स्ट्रिप सबसे नीचे होगा, ये स्ट्रिप सबसे नीचे होगा तो क्योंकि स्ट्रिप नीचे से लेकर टॉप तक पूरा स्टार्ट होगा, जब ये स्ट्रिप बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो हमें इस एक्सिस से नीचे जाना पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव जाना पड़ेगा, यानी कि -h/3। तो लिमिट हो जाएगी -h/3, लिमिट विल बी फ्रॉम -h/3, और जब ये बिल्कुल टॉप पर चले जाएंगे इसी से, तो ये हो जाएगा लिमिट विल बी अप टू 2h/3। ओके, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा B/h इंटू, अब इसको सीधे सीधे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2h/3, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y³/3, और y³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा y4/4। ओके, ये हो गया, और लिमिट विल बी फ्रॉम -h/3 टू 2h/3। यहां तक हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम इसको सही कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इट विल बी इक्वल्स टू B/h, ये हो जाएगा यहाँ पर इंटू, अच्छा जब हम यहाँ पर 2h/3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2h/3 इंटू ये 1/3, इसको अलग से लिख लेते हैं, 2h/3 1, और y³ का करेंगे, इसका क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब हो गया 8, और यहां से h³ डिवाइडेड बाई 27, इतना हो जाएगा। जब y³, ये 2h/3 हमने यहां पर लिखा, इस 3 को यहां लिख लिया, B/h बाहर कॉमन ही है, y की जगह ये 2h/3 का होल क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, h का क्यूब करेंगे 3 का 27 हो जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस इसमें भी जब हम वैल्यू पुट करेंगे 2h/3, y4 डिवाइडेड बाई 4 में पुट करेंगे, इसमें 2h/3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y4, और y4 की जगह हम इसको लिख सकते हैं -1/4 इंटू, और y4 की जगह हम इसको 2 की पावर 4 हो जाएगा आपका 16, और h की पावर 4 हो जाएगा h4, ओके, और 3 की पावर 4 हो जाएगा दैट इज 81। इस तरीके से हम पहली लिमिट पुट कर सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट लिमिट, ये हमारी फर्स्ट लिमिट हो गई। अब इसी में फिर हम सेकेंड लिमिट भी पुट करेंगे। चलिए इसको हम फिर से देख लेते हैं एक बार, इस एक्सप्रेशन को हम फिर से देख लेते हैं। ये एक्सप्रेशन हमारा इस तरीके से था, दैट वाज इट इज इक्वल टू B/h इंटू 2h/3 इंटू y³/3 माइनस y4/4, ओके, एंड द लिमिट वाज फ्रॉम -h/3 से लेकर 2h/3। इन सब की वैल्यूज को 1 बाई 1, पहले 2h/3 पुट करेंगे और h/3 पुट करेंगे तो पूरा रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, दैट इज BH³ डिवाइडेड बाई 36। ओके, इंटीग्रेशन में आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपका रिजल्ट सीधे सीधे है। मेन है आपको कंसेप्ट समझना, और इंटीग्रेशन तो साथ में हो ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच।